की कार्रवाई समाप्त की जाए। शुरू हो गया है। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बनाए गए हैं गुरमीत सिंह। राजभवन से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। देहरादून से राज्यपाल गुरमीत सिंह का शपथ ग्रहण। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बनाए गए हैं गुरमीत सिंह। बेबी रानी मौर्य के पद छोड़ने के बाद गुरमीत सिंह अब राज्यपाल बनाए गए हैं उत्तराखंड के। और राज्यपाल गुरमीत सिंह का शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। तो राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और इनका एक लंबा चौड़ा सैनिक कार्यकाल रहा है। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। सेना में 40 साल रहे गुरमीत सिंह। एक लंबा चौड़ा करियर इन्होंने बिताया है। सेना में 4 बार राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे गए। चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं गुरमीत सिंह। डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ थे गुरमीत सिंह। नेशनल डिफेंस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं ये। और उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल गुरमीत सिंह नियुक्त किए गए हैं। तो सेना से रिटायर हो चुके हैं। सेना से 2016 में ही ये रिटायर हुए। सेना में 40 साल का लंबा करियर इन्होंने बताया है। 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी गुरमीत सिंह हो चुके हैं। और खास तौर पर अगर चीन मामलों की बात की जाए तो इसमें इनको एक्सपर्टीज हासिल है। नेशनल डिफेंस कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएट किया है और अब उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल होंगे गुरमीत सिंह। तो राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीर थी और शपथ मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक उत्तराखंड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं उत्तराखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। और पद और गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही राज्यपाल बन गए हैं उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह। और हम आपको बता दें कि इनका लंबा चौड़ा सेना का कार्यकाल रहा है। 40 साल इन्होंने सेना में बिताए हैं। 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं। और अगर खास तौर से इनकी बात की जाए तो चीन मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो चीन से सीमाएं जुड़ती हैं उत्तराखंड की। और ऐसे में उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं गुरमीत सिंह, जो कि उत्तराखंड के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह का शपथ ग्रहण हो चुका है। राज्यपाल वो उत्तराखंड के बन चुके हैं। 8वें राज्यपाल होंगे। बेबी रानी मौर्य के पद छोड़ने के बाद गुरमीत सिंह को राज्यपाल पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। और लगातार हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं। और खासतौर पर आतंकवादी गतिविधियों की बात की जाए तो बहराइच से लगातार खबर है, अलग अलग जगहों से खबर है। देश में आतंक की साजिश को नाकाम करते हुए अलग अलग शहरों से गिरफ्तार 6 आतंकियों में से एक आमिर भी है, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। आतंकी आमिर के करीबी और अबू बकर की बात की जाए तो अबू बकर के चाचा ने इस बात की जानकारी दी है कि जमात में शामिल होने दिल्ली गया था। 2013 में सऊदी अरब से लौटा है अबू बकर
और देवबंद सहारनपुर से अबू बकर ने तालीम ली है, इसका इससे कुछ नाता रिश्ता नहीं है। तो दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अबू बकर के चाचा ने बताया कि 2013 में सऊदी अरब से लौटा और देवबंद की तालीम लेने के बाद दिल्ली में जमात में गया था। अबू बकर के चाचा ने इस बात की जानकारी दी है और परिजनों की मांग है कि पूरे मामले में बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। तो अब परिवार वाले अबू बकर के ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये हमारे भतीजे हैं मोहम्मद अबू बकर का। इनके जो वालिद वगैरह हैं परिवार के, वो लोग कहाँ है? वो हम भाई जो है मोहम्मद सुन्ना खान वालिद साहब इनके, वो जद्दे में है इस टाइम में। वहीं पे वो 30-40 साल से वो है नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। और अबू बकर कितने भाई हैं? अबू बकर 2 भाई हैं। कहाँ पढ़ाई हुई है? पढ़ाई इन लोगों की बचपन में ये चले गए थे सऊदी, जब 4 साल के थे और 6 साल के थे, वहाँ विद फैमिली ये रह रहे थे। उसके बाद में वहाँ ये 2013 में आए यहाँ पे, और यहाँ से फिर इन्होंने पढ़ाई शुरू की देवबंद में, सहारनपुर देवबंद में। और अभी ये फारिग हो करके वहाँ से आ रहे हैं। तो ये ख़राब लगा हम लोगों को, हम लोगों के पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया ये। और ये बस अभी पढ़ के निकले हैं, इनसे किसी भी आतंकवाद या किसी भी उससे कोई रिश्ता नहीं। हम लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इसी मिट्टी में मर के चले जाना है, हम लोग को यहीं रहना है। तो हम लोग का बहुत ही पुराना, आप यारापुर में देख लीजिए जाके, हमारे प्रधान हैं और हैं लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, आप यहाँ जानकारी कर लीजिए कि हम लोग कब से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग बचपन से, हम लोग का पुश्तैनी मकान है यहाँ पे। कुमार साहब, और इसी पर बातचीत करने के लिए बहराइच से अखिलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, अगर बात की जाए अबू बकर के चाचा और भाई की, उनका कहना है कि उन्होंने देवबंद में पढ़ाई की, जमात के लिए दिल्ली गए और कोई रिश्ता नाता हमारा इस पूरे मामले से नहीं है, निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। अब इस मामले में कहा यह जा रहा है कि जमात में शामिल होने गए थे। कौन सी ऐसी जमात थी जिसमें शामिल होने गए कि वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए? देखिए नीलू, ऐसा है, जब से ये मामला हुआ है अबू बकर के परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है, ना उनका कोई कनेक्शन है। इनके परिजनों का ये कहना है कि मेरे पिताजी 40 साल से सऊदी अरब में रहते थे, उसके बाद हम लोग भी छोटे पे सऊदी अरब चले गए। उसके बाद 2013 को जब इंडिया वापस आए तो हम लोग ने तालीम के लिए ये लोग देवबंद चले गए और सहारनपुर वहीं पे जाके तालीम हासिल की। उसके बाद ये 5-6 दिन पहले अपने घर आए थे। उसके बाद ये जमात में शामिल होने के दिल्ली निजामुद्दीन मस्जिद गए थे, वहीं से इनकी गिरफ्तारी हुई। जो सूत्र हैं, जो भी वहाँ पे इनका इनपुट रहा हो ATS का, लेकिन इनके परिजन लगातार ये गुहार सरकार से भी लगा रहे हैं। सुबह भी मेरी इनसे बात हुई थी कि जो केंद्र सरकार है या फिर यूपी सरकार है, इनकी जांच करें, निष्पक्ष हैं करे, और जो ये शामिल नहीं है किसी भी गतिविधियों में तो इनको जल्दी से जल्दी इनको न्याय मिले। किसी भी तरीके से अगर कोई भी बात होती है तो सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे। ये 2 भाई हैं और जो इनके छोटे भाई हैं, ये घर पे थे। कल समाचार चैनलों पे चलने के बाद इनके घर पे भी भीड़ है। जो आसपास के लोग हैं वो आ रहे हैं, संवेदनाएं कर रहे हैं। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं अखिलेश? आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? कोई गतिविधि ऐसी जो संदिग्ध लगी हो इनको? नहीं, इनके परिजन, उनके आसपास के लोग भी ये कह रहे हैं कि सीधे साधे थे। ये 2 भाई थे, इनके पिताजी 40 साल से बाहर हैं, इनका कोई कनेक्शन कहीं नहीं है। इनके आसपास के लोग हैं, इनके भाई का भी यही कहना है। लेकिन ये ATS का इनपुट है, कहीं भी ये तो जांच का विषय उसके बाद होगा। मेरे साथ इनके भाई भी हैं, मोहम्मद उमर हैं। इन्होंने देवबंद से, जो हमारे इनके छोटे भाई हैं, इन्होंने मुफ्ती की डिग्री ली है, और जो अबू बकर हैं वो मौलाना वही देवबंद से हुए हैं, उन्होंने डिग्री ली है। और 7 दिन पहले वहीं से आए थे और उसके बाद ये दिल्ली गए थे। इनके छोटे भाई इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से रहा है, बचपन इनका कैसा रहा है, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, ये पूरी बात यही बताएंगे। ये बात बताइए कि आपका बचपन कैसे बीता है, पिताजी कहाँ थे, फिर आप देवबंद कैसे गए, क्या तालीम ली वहाँ से? सबसे पहले 4 साल तक तो हम लोग यहाँ रामनगर में रहे और मदरसा फैज़ुल उलूम है, यहाँ पे सरकारी स्कूल है, उसमें हम लोगों ने 4 साल तक पढ़ा, 3री क्लास तक। और उसके बाद फिर हम लोग सऊदी चले गए। हम 4 साल के थे और भाई 6 साल के थे। सऊदी जाने के बाद वहाँ अपनी तालीम शुरू की और तकरीबन 8 साल वहाँ रहे। और 2013 में हम लोग वापस आए वहाँ से। और उसके बाद तालीम जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए सहारनपुर गए, और वहाँ तालीम पूरी करने के बाद अब हमारा तालीम मुकम्मल हो गई थी, तो अब यहाँ अपने घर पे शिफ्ट हो गए हैं, जहाँ हमारे पुश्तैनी घर है। और ये 5-6 महीने हुए ईद के बाद से यहाँ शिफ्ट हुए।
तो ये भाई आपके कब गए हैं, दिल्ली गए, कैसे वहाँ कैसे हुआ है? जी, ये जमात में जाने के लिए पिछली जुमेरात को, ये 5-6 दिन पहले यहाँ से गए थे और बाकायदा पूरी वहाँ जानकारी है निज़ामुद्दीन में, और वहाँ लिखा पढ़ी के साथ वो जमात में निकले थे। आपके भाई को एटीएस से उठाया है और जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच है उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि आपका भाई वहाँ पर कहीं सम्मिलित है या फिर कहीं संदिग्ध लगा आपको, किसको कैसे देखते हैं? हमारा भाई हमारे साथ शुरुआत से रहा है, घर वाले भी और खानदान वाले ठीक भी है, सब। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि इस मामले में उनके भाई का कोई लेना देना नहीं है, और इसी पर बातचीत करने के लिए राजीव भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राजीव, जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके रिश्तेदारों का यह कहना है कि इस पूरे मामले या आतंकवादी घटना या आतंक के साथ संलिप्तता किसी तरह से उनकी नहीं है, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस इस पर काम कर रही है, और क्या अभी और कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? राजीव, आवाज मिल रही है आपको? लगता है राजीव तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, लगातार इस पूरे मामले में जिनको पकड़ा गया उनके रिश्तेदारों का कहना है कि किसी तरह की कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या इस मामले में अभी कुछ अपडेट और मिला है? कुछ और जगह पर ऐसी छापेमारी हो रही है क्या? कमर नाम का एक युवक पकड़ा गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका आतंकी कनेक्शन है और आईएसआई से उसे फंडिंग होती थी, और इसके साथ ही साथ उसके गोदाम से आईईडी भी बरामद हुई है, जिसको फिलहाल बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो है नष्ट कर दिया है, उसको निष्क्रिय कर दिया है। तो लेकिन आज भी जो हमें जानकारी मिली है, उसके घर के आसपास करेली के ब्लॉक सी में उसका मकान है, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी मिलने जरूर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उसके जीशान के घर में उसके पिता, उसकी 2 बहनें हैं, उसकी पत्नी है, 1.5 साल पहले करीब उसकी शादी हुई थी। तो परिवार के भी कोई सदस्य कोई बातचीत करने को नहीं तैयार है। हालांकि 1-2 पड़ोसी हैं जो खुलकर जीशान के बारे में कह रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं था, सबसे मिलनसार था, ओबीडियंट था, और उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो गलत है। लेकिन इस मामले में और कोई जानकारी अभी नहीं मिल रही है। लेकिन एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल संगम नगरी प्रयागराज में है। एटीएस की बड़ी कार्रवाई के बाद आज वो यहां पर पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बातचीत की है, वहां पर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि जो आतंकी पकड़ा गया है वो प्रयागराज से पकड़ा गया है। एटीएस ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की है, और इसके साथ ही साथ डीजीपी को किसी मामले में पर्सनल अपीयरेंस में इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना था, वो इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहां पर यूपी पुलिस के मुखिया जो है डीजीपी मुकुल गोयल भी पहुंचे हुए हैं, और इस कार्रवाई के बाद तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो बिल्कुल मामले की गंभीरता को लेकर डीजीपी आप खुद प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और वहां पर सारी चीजों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। राजीव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, आवाज मिल रही है क्या आपको? चलिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ बिल्कुल। राजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि एक आतंकी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर लखनऊ से पकड़ा गया था। ऐसे में अब आगे की कार्रवाई किस तरफ बढ़ रही है, किस तरह से अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए एटीएस काम कर रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा जिस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी मॉड्यूल का खुलासा कर 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे अब लगातार पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। अब तक की जो पूछताछ हुई है उसमें जीशान और ओसामा नाम का जो आतंकी है उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिए जाने की बात सामने आई है, और इस बात की पुष्टि भी हुई है। ऐसे में जीशान का संपर्क आमिर जावेद से बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ से जो संदिग्ध आतंकी आमिर जावेद गिरफ्तार किए गए हैं उनके घर के सामने खड़ा हूं। यहां पर जब उनके परिजनों से मैंने बात की तो उनका कहना है कि आमिर जावेद ने बचपन में जो अरब कंट्रीज है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, उससे उसका वास्ता तो जरूर रहा है। शुरुआती पढ़ाई उसने वहां से तो जरूर की है, लेकिन पाकिस्तान या आईएसआई या अन्य आतंकी संगठनों से उसका कोई वास्ता नहीं रहा है। वो खजूर का बिजनेस करता था, और यही खजूर का बिजनेस वो जीशान भी करता था, जिसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। और ऐसे में दोनों के जो अकाउंट्स ट्रांसफर हुए हैं उनमें पैसे का लेन देन भी हुआ है। अब इनके परिजनों का कहना है कि ये लेन देन खजूर की खरीद को लेकर हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस बात की तस्दीक करने में जुटी हुई हैं कि क्या जो ये लेन देन हुआ है ये हवाला के जरिए भेजा गया है या फिर इसका मकसद क्या था। तो कुल मिलाकर अब ये कोशिश की जा रही है इन सभी, चाहे वो बहराइच से जो गिरफ्तारी अबुल बकर की हुई हो, जो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया हो, या फिर रायबरेली हो, या फिर प्रयागराज में जो गिरफ्तारी हुई भारी
मात्रा में उसके पास से असलहा, हैंड ग्रेनेड मिले हैं। तो ऐसे में अब खुद इस बात की तस्दीक की जा रही है कि इनको जो हथियार यहां तक पहुंचे कैसे, उस हथियार की सप्लाई में इनकी किन किन लोगों ने मदद की और इनका एजेंडा क्या था अब तक। बिल्कुल, इस पूरे मामले में छानबीन चल रही है और शंकर आनंद भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, अगर इन सभी आतंकियों की बात की जाए, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनको हिरासत में लिया गया है, अब 14 दिन की रिमांड भी इस पर मिल गई है 4 लोगों की दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को, तो किस तरह से अब पूछताछ आगे बढ़ाई जाएगी? क्योंकि हमने छोटा शकील की बात भी सुनाई है, उसने कहा है कि अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हवाला इससे जुड़ता दिखाई दे रहा है, पैसे का लेन देन है। तो अब जांच किस तरफ आगे बढ़ रही है? देखिए, जिस तरह से स्पेशल सेल ने इस मामले पर कार्रवाई की है और जिस तरह से इस मामले पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी को काफी इनपुट्स मिले थे, उसके बाद यह ऑपरेशन पिछले 1.5 महीने से चल रहा था। यह ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ है, 1.5 महीने से कई तरह के इनपुट्स को इकट्ठा किया गया। उसके बाद इस मामले में तमाम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जिस तरह से अनीस इब्राहिम लगातार अपने कई गुर्गों के संपर्क में था और खास तौर पर मुंबई के जो उसके गुर्गे हैं उसके संपर्क में था, तो इस मामले की जानकारी स्पेशल सेल को थी और इसके साथ ही जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के अधिकारी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए थे। तो आईबी इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ये ज्वाइंट ऑपरेशन है और जहां जहां ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, चाहे बात करें राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां की स्थानीय पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो अनीस इब्राहिम आखिर क्या चाहता था, किस तरह से वो इन लोगों को यूज कर रहा था, प्रयोग कर रहा था और भारत के अंदर में किस तरह से एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिलाने की फिराक में था, इस मामले में पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, लगातार पूछताछ जारी है और कानपुर से भी इस तरह की खबर है कि वहां पर भी लगातार एटीएस छापेमारी कर रही है। अमित हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए। अमित, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे सहयोगी शंकर बता रहे थे, कानपुर का सीधा कनेक्शन अब साफ तौर पर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जिस जीशान की बात की जा रही है, जीशान और हुमैद दोनों अच्छे मित्र हैं, दोनों खजूर का भले लिखा पढ़ी के लिए काम करते थे क्योंकि ये भी करेली में हुमैद है और जिस जगह मैं इस वक्त खड़ा हूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले वो जगह दिखाएं। ये वो रोशन नगर है जहां एटीएस की छापेमारी चल रही है और कल से एटीएस इस पूरे क्षेत्र में के चप्पे चप्पे में अपनी नगे में आए। उसमें एक जो हमारे सूत्र बताते हैं, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, 5 कांस्टेबल्स, पूरा रात भर पूछताछ का दौर चला क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां 2005 और 6 में विस्फोट हुआ था, जहां कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से लगभग 2008 की बात की जाए, 2011 की बात की जाए, 14 की बात की जाए या 19 की बात की जाए, एटीएस ने समय समय पर यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की। यही वो गली है जहाँ एटीएस की टीम, अब हमारे सूत्र बताते हैं, पूछताछ कर रही क्योंकि जो हुमैद है, हुमैद की ससुराल यहाँ, हुमैद वो है जो ओसामा का चाचा है। ओसामा, हुमैद और जीशान, ये एक कड़ी है तीनों और जब से ये पूरी कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल, तो हर एक कड़ी को जोड़ने की अमित कोशिश की जा रही है और कानपुर का कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। रायबरेली से मोहन कृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, अगर रायबरेली की बात की जाए तो यहां से भी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, यहां पर किस तरह का अपडेट, किसी तरह की बात निकलकर सामने आ रही है? कुछ और लोगों से पूछताछ हो रही है? जी नीलू, आपको बताना चाहेंगे रायबरेली से यूपी एटीएस ने और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 लोगों को उठाया था, मूलचंद उर्फ साजू और जमील शेख को, जिसमें अभी मूलचंद का नाम सामने आया है और जमील शेख का नाम अभी एटीएस के द्वारा खुलासा नहीं किया गया। और एक जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जो सामने आई है, ग्रामीण जो माजू का वो जो मूलचंद का साथी है, उसका कहना है कि जो मूलचंद है उसने कहा था कि उसे 2-3 दिन के भीतर में प्रयागराज जाना है, लेकिन उससे पहले ही कल एटीएस ने उसको उठा लिया और जो है आगे की कार्रवाई पूछताछ के लिए उठाया है। तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई है। एक कह सकते हैं कि बड़ा आतंकी मॉड्यूल था जिसको खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो और जुड़ने हैं, जिसको लेकर लगातार चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और सीएम योगी उत्तर प्रदेश में करीब 4000 करोड़ की लागत से 6000 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण का कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 886 गांवों को इससे फायदा पहुंचने वाला है। इस मौके पर 155 करोड़ की लागत से बनी सड़कों के नवीनीकरण के कार्यों का लोकार्पण होना है।
4130 करोड़ की लागत से यह सड़क बनेगा। 6200 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा। गांव को सड़कों की सौगात सीएम की तरफ से मिलने वाली है। सड़कों के निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया जाएगा आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और गुजरात के दाहोद से एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क हादसे की यह तस्वीर हम सबके लिए सबक है। बारिश के दौरान सड़क पर पानी भरा होने की वजह से बाइक सवार संतुलन खो बैठा और महिला और बच्चे के साथ सड़क से नीचे गिर गया। तभी पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया बाइक सवार के ऊपर से गुजर गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर ट्रॉली खाली थी, जिसकी वजह से बाइक सवार को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन जान बच गई। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।